गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं अपने चैप्टर्स पर, केमिस्ट्री के जो सॉल्यूशन चैप्टर पर क्वेश्चन डिस्कशन हम कल किए थे, एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हम 3 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए थे। देखिए, अब 4th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। एन एक्वस सॉल्यूशन हैज़ 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज, ठीक है, बाय वेट। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक एक्वस सॉल्यूशन में 5% यूरिया 10% ग्लूकोज है। तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम वाटर में, जो एक्वस सॉल्यूशन है वो है वाटर का, उसमें 5 ग्राम तो यूरिया है और 10 ग्राम ग्लूकोज है। व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है हमसे। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो डेल्टा टी एफ होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट जब हमने ये दोनों इसमें एलिमेंट्स डाल दिए उसके बाद, और के एफ ऑफ वाटर वो हमें दिया हुआ है 1.86 क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व करके इसलिए लिखे हैं क्योंकि फिर लिखने में वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, इस वजह से सिर्फ जो एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, लिखने में नहीं। तो देखिए, एक्वस सॉल्यूशन हैज़ 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज एंड 85% वाटर। तो देखिए, 5% अगर यूरिया है, 10% ग्लूकोज है, तो 85% तो वाटर बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स 5 ग्राम यूरिया एंड 10 ग्राम ग्लूकोज इन 85 ग्राम वाटर। ठीक है, तो 5 ग्राम हमारा वाटर का वेट, 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम यूरिया का वेट, 10 ग्राम ग्लूकोज का वेट और 85 ग्राम वाटर का। देखिए, के एफ ऑफ वाटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब डेल्टा टी अगर हम लिखें तो अलग अलग आएगा, डेल्टा टी ऑफ यूरिया एंड डेल्टा टी ऑफ ग्लूकोज। जो डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो दोनों की वजह से आएगा, यूरिया की वजह से भी और ग्लूकोज की वजह से भी। तो डेल्टा टी ऑफ यूरिया के एफ इंटू मोलालिटी ऑफ यूरिया, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो के एफ क्या है 1.86, और मोलालिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स यानी कि यूरिया के मोल्स पूछे हैं। तो गिवन वेट 5 यूरिया का और मॉलिक्यूलर वेट 60, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वो क्या आता है 85 वाटर का, और वो इसे हम केजी में लेते हैं। तो नीचे अगर हम 1000 लिखेंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारी डेल्टा टी ऑफ यूरिया की जो एक्सप्रेशन आ गया। अब डेल्टा टी ऑफ ग्लूकोज देखते हैं, तो 1.86 एज इट रहेगा। अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो 10 इसका गिवन वेट है और 180 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसके मोल्स हो जाएंगे इंटू 85/1000 ऐसे ही एज इट इज़। अब इन दोनों को वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इसमें। तो देखिए, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया है, डेल्टा टी ऑफ यूरिया एंड डेल्टा टी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये जो भी चीज़ कॉमन आ रही है 1.86 इंटू 1000/85 कॉमन ले लिया है, और इस एक्सप्रेशन को इस यहाँ पे वैल्यूज़ को सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद 930/306 एंड देन ये हमारे पास 3.04 आ गया है। तो देखिए, डेल्टा टी क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जो हमारा बाद में निकल के आया है टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो हमसे ये पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट बाद में क्या हो जाएगा जब ये सारे एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। तो ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा टी आ गया 3.04। डेल्टा टी बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जब हमने ग्लूकोज और यूरिया ऐड कर दिया तब। तो देखिए 0 माइनस टी एफ, तो हमसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट तब पूछा है जब हमने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी है। तो 0 माइनस टी एफ को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3.04, माइनस के 3.04 इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा 5th क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर pi1 is separated from another solution of osmotic pressure pi2 by SPM। SP का मतलब है सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन, उससे सेपरेटेड है दोनों सॉल्यूशन। सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम pi1 टू pi2, ठीक है। देन अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं पहले सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है हमारा ठीक होगा। pi1 इज ग्रेटर देन pi2, pi1 इज लेस देन pi2, सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, सॉल्यूशंस आर आइडियल। तो देखते हैं वैसे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है यहाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 इज pi1 एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 इज pi2। दोनों के हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम pi1 टू pi2। तो देखिए, अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, फ्लो फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे फ्लो करते हैं। तो अगर वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर तक फ्लो करते हैं तो इसका मतलब पाई1 गैस होगा,
जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होगा, तभी तो सॉल्यूवेंट मॉलिक्यूल्स पाई 2 की तरफ जा रहे हैं, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो पाई 1 इज लेस देन पाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए 6 क्वेश्चन है अब, द वैल्यू ऑफ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि केबी जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू किन पर डिपेंड करती है? डेल एच ऑफ सोल्यूशन यानी कि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं ये हमारे लिए अच्छे क्वेश्चंस होते हैं अगर हमने एक बार इन्हें गो थ्रू अच्छे से किया है, क्योंकि जिसके बारे में फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप उसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए ये होता है वैल्यू ऑफ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कैसा हमारा सॉल्वेंट जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपने साथ रख रहा है वो उस सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, इसी पे हमारी केबी की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फॉर अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके लिए हमें वांट ऑफ फैक्टर बताना है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? आई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, 0 होती है या 1 होती है। तो देखिए हमारा वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और हमारे कैलकुलेटेड पार्टिकल्स, यही तो होती है आई की वैल्यू। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू क्या आती है और कैलकुलेट करने पर क्या होती है, उन दोनों के रेशियो तो हमारा वांट ऑफ फैक्टर होता है। तो देखिए इस लाइन को पढ़िए, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देयर इज नो एसोसिएशन और नॉट डिसोसिएशन। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना ही तो वो टूटते ही हैं, डिसोसिएशन मतलब टूट गए, एसोसिएशन ना ही वो जुड़ जाते हैं और एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे 1 में 2 फिर 3 इस तरह से। सो द वैल्यू ऑफ आई इज़ 1। तो देखिए वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगी। अगर हम इसे नीचे और ऊपर दोनों रेशियो क्या आएगा, एक जैसे रहेंगे, पार्टिकल्स चेंज थोड़े ना होंगे जब कुछ हो नहीं रहा है। तो आई की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। जो लास्ट क्वेश्चन है इसे हम जल्दी से देख लेते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू 50% फॉर Al2SO4 का होल थ्राइस देन वांट ऑफ फैक्टर वुड बी। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 50% है, तो Al2SO4 हमारा किस तरह से टूटेगा? 3Al 3 पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव, इस तरह से डिसोशिएट होगा। और देखिए कैलकुलेट करने के लिए वांट ऑफ फैक्टर हम हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। n की वैल्यू क्या है, जितने नंबर्स में ये टूटा है, तो ये 5 मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 और 5, तो हो जाएगा 5 - 1, अल्फा की वैल्यू 50/100, ये परसेंटेज में गिवन है, तो ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 4/2, तो आई की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एक बार मैंने क्वेश्चन आपने शेयर किए थे वीडियो में। आज मैं फिर से आपको नए क्वेश्चन शेयर करूँगी आपके साथ। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए।